Hello student, today we are start unit number 7 P block element के exercise के problems। तो हमारा first question है describe the general characteristics of group 15 element। general characteristics हमको बतानी है किसके रेफरेंस में, ऑक्सीडेशन स्टेट, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है? इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है NH2NP3। ठीक है, अब इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो इसके वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है पूरे नाइट्रोजन फैमिली मेंबर्स की। ठीक है, नाउ ऑक्सीडेशन स्टेट में इसके नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा, और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने कम पड़ रहे हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स कम पड़ रहे हैं, तो ये क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, मतलब नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के पूरे फैमिली -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। लेकिन ये पूरे फैमिली के लिए डिफ़िकल्ट है 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना, जबकि ये नाइट्रोजन इजीली कर सकता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन का जो घर है वो छोटा है, और छोटा सा है तो ये इजीली अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स और रख सकता है। लेकिन जैसे जैसे इसकी साइज़ बड़ी होती जाएगी, ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना डिफ़िकल्ट होता जाता है। ठीक है, तो जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो दूसरे भी ऑक्सीडेशन स्टेट से करते हैं, जैसे कि +3, +5, और नाइट्रोजन खुद -3 ऑक्सीडेशन स्टेट तो देखा हमने शो करता ही है। इसके साथ साथ -1 और -2 भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, और ये वही ऑक्सीडेशन स्टेट फॉस्फोरस भी शो करता है। अब जो दूसरे एलिमेंट्स है वो +3 और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो इनमें जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो +5 की ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डिक्रीज़ होने लगती है, और +3 की स्टेबिलिटी इंक्रीज़ होती है। और ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो फर्स्ट देखते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है? कि जब इलेक्ट्रॉन्स को उसके वैलेंस सेल में से रिमूव करेंगे तो उसके लिए हमें जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी होती है आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अब हम जब डाउन द ग्रुप आएंगे तो इसकी एनर्जी, किस में ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए? नाइट्रोजन में या बिस्मथ में? ऑब्वियसली नाइट्रोजन में हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए एज़ कम्पेयर टू बिस्मथ। क्यों? क्योंकि इसकी साइज़ बड़ी है। अब इसकी साइज़ बड़ी है तो इसके जैसे इसकी साइज़ बड़ी है, ठीक है, तब यहाँ इलेक्ट्रॉन से हमें इसे हीट करेंगे तो इस इलेक्ट्रॉन को इजीली रिमूव हो जाएगा, जबकि ये छोटे साइज़ वाले में इलेक्ट्रॉन्स यहाँ होगा तो इसको रिमूव करना डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि इसको हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो जब हम अप टू डाउन जाएंगे तो इसकी एनर्जी ज़्यादा चाहिए, तो आयोनाइजेशन एनर्जी किस में अप टू डाउन जाने में क्या होगा? ये एनर्जी इज़ डिक्रीज, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी बिकॉज साइज इज़ इंक्रीज। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? टेंडेंसी टू एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी। तो जैसे जैसे इसकी साइज़ बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाली टेंडेंसी डिक्रीज़ होगी। क्यों? क्योंकि इसकी साइज़ बड़ी होती है। अब बड़े साइज़ है तो ये इलेक्ट्रॉन्स का अट्रैक्शन कम हो जाएगा, कम होता है तो ये इजीली इसको अट्रैक्ट करके रख नहीं पाएगा अपने पास, इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ हो जाती है जब साइज़ इंक्रीज़ होती है तब। नेक्स्ट है एटॉमिक साइज़। एज वी मूव डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज़ इज़ इंक्रीज। अब हमने फर्स्ट में भी देखा और सेकंड में भी देखा कि एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होती है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज़ होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ होती है। लेकिन एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ कैसे होती है? तो ये इंक्रीज़ होती है बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ सेल इज़ इंक्रीज। नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज़ होते हैं तो इसकी साइज़ इंक्रीज़ होती है। जैसे नाइट्रोजन है तो इसमें 2 सेल्स प्रेजेंट हैं, नेक्स्ट में
3 सेल्स प्रेजेंट है, नेक्स्ट में 4 सेल प्रेजेंट है, 5 सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहा है इसकी साइज़ भी इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होंगे तो साइज़ इंक्रीज होती जाएगी, इसलिए एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है व्हेन वी आर मूविंग डाउन द ग्रुप। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज द रिएक्टिविटी ऑफ नाइट्रोजन डिफर फ्रॉम फॉस्फोरस। नाइट्रोजन फॉस्फोरस से डिफरेंट क्यों है? बिकॉज नाइट्रोजन इज केमिकली लेस रिएक्टिव। नाइट्रोजन लेस रिएक्टिव है। और नाइट्रोजन लेस रिएक्टिव क्यों है? बिकॉज नाइट्रोजन फॉर्म N ट्रिपल बॉन्ड N एंड फॉस्फोरस फॉर्म N P सिंगल बॉन्ड P। तो अब किसको ब्रेक करना है इजी होगा, नाइट्रोजन को या फॉस्फोरस को? फॉस्फोरस को, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है, इसको हम थोड़ी सी हीट देंगे इजीली ब्रेक हो जाएंगे। अब ये ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करना डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि इनमें हाई स्ट्रेंथ है तो डिफ़िकल्टी ब्रेक होंगे। तो N2 जो है वो स्टेबल हो जाता है और फॉस्फोरस जो है वो रिएक्टिव हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? तो ये जो बॉन्ड फॉर्म करते हैं, इनमें जो बॉन्ड होता है नाइट्रोजन में, ये पी पाई बॉन्ड फॉर्म करते हैं। और ये पी पाई बॉन्ड इसलिए फॉर्म हो पाता है क्योंकि इनकी जो साइज़ होती है वो छोटी होती है, ठीक है। तो ये इजीली ओवरलैप करके अच्छे से बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू फॉस्फोरस। तो इसी की वजह से नाइट्रोजन का मोर रिएक्टिव है, इसे डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू फॉस्फोरस। फॉस्फोरस इज लेस रिएक्टिव एंड phosphorus is more reactive and nitrogen is less reactive. Discuss the trends in chemical reactivity of group 15 element. ग्रुप 15 एलिमेंट्स की केमिकल रिएक्टिविटी को हमें डिस्कस करना है। तो इसमें हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे कि रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। जब नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर्स इन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये फॉर्म करते हैं हाइड्राइड्स, ठीक है। और ये हाइड्राइड्स किस तरीके के होते हैं? जैसे NH3, PH3, फॉस्फीन, एसिन, ठीक है, एंटीमिनिन और विस्मिथेन, इस तरह के कंपाउंड। तो ये सारे कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी डिक्रीज़ होती है अप टू डाउन जाने पे। और इनकी स्टेबिलिटी डिक्रीज़ क्यों होती है? बिकॉज जो इनकी साइज़ होती है, इनकी साइज़ इंक्रीज़ होती है और साइज़ इंक्रीज़ होने की वजह से ये इनका बॉन्ड फॉर्म होना डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन के दोनों की साइज़ छोटी है तो छोटी आपस में मिलके इजीली बॉन्ड फॉर्म कर देते हैं। लेकिन एक की साइज़ जब बड़ी होती है और दूसरी की साइज़, जैसे बिस्मथ है तो बिस्मथ की साइज़ बहुत बड़ी है और हाइड्रोजन की छोटी है, तो ये डिफ़िकल्टी बॉन्ड फॉर्म करते हैं। तो ये अप टू डाउन जाने पे इनकी स्टेबिलिटी डिक्रीज़ होने लगती है। नाउ नेक्स्ट वन इज़ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तब जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये फॉर्म करते हैं ऑक्साइड। इस तरीके के E2O5 और E2O3 के ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। जैसे हमने सुना है N2O5 डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड और डाइनाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, ठीक है। तो इनकी ऑक्सीडेशन जो स्टेट हायर ऑक्सीडेशन में ये एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं। तो जैसे नाइट्रोजन की जो फैमिली मेम्बर है तो अप टू डाउन जाने पे क्या होता है, ये मेटल कैरेक्टर शो करते हैं। जैसे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन क्या होता है, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस नॉन मेटल है। आर्सेनिक और एंटीमनी ये क्या है, मेटलॉइड्स है। और बिस्मथ जो है ये मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करता है। तो नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये ऑक्साइड बनाते हैं, वो ऑक्साइड्स होते हैं एसिडिक ऑक्साइड, ठीक है। और नॉन मेटल वाले मेटलॉइड्स जो हैं वो फॉर्म करते हैं तो ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड फॉर्म करेंगे। और मेटल वाले ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जो इनके ऑक्साइड होंगे वो बेसिक ऑक्साइड होंगे। तो अप टू डाउन जाने पे इनकी एसिडिक कैरेक्टर क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। एसिड से बेसिड बन रहा है, ठीक है, तो एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज़ होता है। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जैसे नाइट्रोजन फॉस्फोरस है तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी अप टू डाउन जाने पे डिक्रीज़ होती है। अब जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ होती है एसिडिक कैरेक्टर इनका डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। नाउ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। हैलोजन के साथ ये रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं हैलाइड्स, ठीक है, उन्हें कहते हैं हम हैलाइड्स, ठीक है। तो ये दो टाइप के हैलाइड्स फॉर्म करते हैं, EX5
और EX3, जैसे हम जैसे PCl3 है या फिर PCl5 है, ट्राइक्लोराइड और पेंटाक्लोराइड, ठीक है। तो इस तरीके के हैलाइड फॉर्म करते हैं। अब जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन NCl3 जैसे कंपाउंड फॉर्म कर सकता है, लेकिन NCl5 के कंपाउंड्स नहीं बना सकता। और ये 5 के कंपाउंड्स क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि नाइट्रोजन के पास d ऑर्बिटल्स नहीं है, ठीक है। इसके पास d ऑर्बिटल नहीं है, जिसकी वजह से सिर्फ ये ट्राई हैलाइड्स फॉर्म करता है, पेंटा हैलाइड्स फॉर्म नहीं करता। ओके। Why does ammonia form hydrogen bond but phosphine does not? अमोनिया क्यों हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है लेकिन फॉस्फिन नहीं करता? बिकॉज जब हम कंपेयर करते हैं नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 है और फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है। वहीं हाइड्रोजन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है। तो जब ये कंपाउंड फॉर्म करता है अमोनिया का, तो इसके पास नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आता है और इस पर पॉजिटिव आता है, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो जब ये दूसरे कंपाउंड में भी हाइड्रोजन होते हैं, इनमें भी पॉजिटिव साइन आता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, दूसरे को इसको अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होते हैं। और फॉस्फोरस में हम देखें तो फॉस्फोरस में दोनों की क्या होती है, बॉन्डिंग सिमिलर होती है, 2.1, ठीक है। तो इस पे नेगेटिव साइन आते नहीं है, कोई साइन आता नहीं है, तो ये दूसरों को अट्रैक्ट नहीं कर पाता, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसकी वजह से इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग को फॉर्म करने की कैपेसिटी बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू अमोनिया।